तो चलिए आज विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और 2 मार्क्स में तो अक्सर इसे एक क्वेश्चन रहता ही है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं तथा इसके एसआई यूनिट को लिखे, या फिर किसी सतह से विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। बच्चे क्या करते हैं ना कि हार्ड बना देते हैं इसको, लेकिन ऐसा है ही कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ईजी। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान से समझो। मान लो ना, ध्यान से समझो, मान लो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ से ना 10 तीर, यहाँ से ना 10 गो तीर मारा गया। क्या गो तीर भैया? 10 गो तीर। यहाँ से 10 गो तीर मारा गया। क्या गो तीर? 10 गो तीर। अब हम क्या किए ना कि उसके रास्ता में ना 10 गो तीर मारा गया। कहाँ से? यहाँ से एकदम सीधा सीधा 10 गो तीर जा रहा है। अब हम क्या किए, उसके रास्ता में हम अपना डब्बा ला दिए। क्या किए? ये अपना डब्बा ला दिए। अब डब्बा से ना 5 गो तीर गुजरा, ठीक है। 10 गो तीर मारे, लेकिन डब्बा से क्या गो तीर गुजरा? 5 गो तीर। अच्छा, तिरवा जाएगा तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, मतलब ये डब्बा है, इस डब्बा के लंबवत जाएगा कि नहीं जाएगा तीर? ध्यान से समझो। अगर तीर ऐसे जा रहा है, पहले तीर जा रहा है, हम कुछ नहीं किए, तीर एक समान से जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा जा रहा है। हम क्या किए कि बीच में एक डब्बा ला दिए। तो 5 को तीर क्या किया कि इसको आराम से, मतलब 90 डिग्री पे इसको टच किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कि किसी सतह से ना लंबवत कितना विद्युत बल रेखा है, ठीक है, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसे गुजर रही है, ठीक है, उससे कितना गुजरेगी। तो इससे क्या गो गुजरी है? 5 गो। तो इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 5 होगा, ठीक। ध्यान से समझिए, बहुत इजी, बहुत इजी। अब हम क्या किए कि ऐसे रख दिए, ठीक। और ऐसे करने पे क्या गो गुजरा? मान लेते हैं कि 4 गो गुजरा। हम आपसे पूछे कि बताइए कि विद्युत फ्लक्स क्या गो होगा, तो आप बोलिएगा 4 गो। ये नहीं सोचना है कि 10 गो लाइन निकला था। इस सरफेस से लंबवत कै गो लाइन गया, उसी को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। आप 10 को तीर मारिए, 20 को तीर मारिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इस सतह के लंबवत कै गो तीर जाएगा, उससे मायने रखता है। बाकी इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, और यही विद्युत फ्लक्स होता है। अब इसी को हिंदी में लिखना होता है तो नहीं लिख नहीं पाते हो। अब देखो हिंदी में क्या लिखा गया हुआ है कि उस सतह से, मतलब जिस सतह की आप बात करें। देखो अब यहाँ पे हम शॉर्टकट लिखे, आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है। बच्चे बोलेंगे भैया पीडीएफ नोट्स मिलेगा कहाँ? तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ पे आपको बहुत सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। बिहार बोर्ड का अगर आपको तैयारी करना है तो वहाँ से बहुत सब्जेक्ट के फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है, और वहाँ पे बहुत अच्छे खासा ढंग से लिखा गया हुआ है। बिल्कुल बोले ना कि बहुत सुंदर ढंग से वहाँ पे लिखा गया हुआ। लेकिन यहाँ पे समझते हैं, उसी चीज को लिखा गया कि उस सतह के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से, मतलब इस सतह से कितना गुजर रहा है, उसी की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अब बताइए कि इसे क्या को गुजर रहा है, बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, बताओ, गिन के बताओ। सब बोलेगा भैया देखिए पूरा तो 1 2 3 4 5 6 गो, लेकिन हमारा 6 गो से क्या मतलब है? हम तो बस इस सरफेस का लंबवत देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स क्या मैं 4 लिख सकता हूँ? बच्चे बोलेंगे हाँ भैया लिख दीजिए, इसमें सोचने की क्या बात है। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, बताइएगा कि इसका फ्लक्स कितना होगा, बताइए इसका फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, इसको एकदम 90 डिग्री पे रखना चाहिए। चलो मान लो 90 डिग्री पे है, इसका फ्लक्स कितना होगा? जल्दी आंसर, कितना फ्लक्स होगा? कितना होगा फ्लक्स? सब बोल भी दिया होगा। कितना होगा इसका फ्लक्स, बताइए कितना होगा फ्लक्स? कितना फ्लक्स होगा? कितना होगा फ्लक्स? इसका फ्लक्स क्या होगा? बच्चे बोलेंगे भैया देखिए बस हमको इतना देखना कि एरिया के लंबवत क्या हो जा रहा है। तो एरिया के लंबवत क्या हो जा रहा है? 1 2 3, तो 3 इसका फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, आई में क्या होगा भैया? 1 2 3 4, तो इसका फ्लक्स हो गया 4। तो फ्लक्स का मतलब यही होता है, विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि उस एरिया के लंबवत कितना विद्युत क्षेत्र रेखा है उसे क्रॉस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक। इसको डिनोट किया जाता है ई चिन्ह से, इस चिन्ह को बोला जाता है फाई। इसको किसी से डिनोट किया जाता है? फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका एक सूत्र भी होता है, अलग सूत्र क्या होता है देखिए। अब ये डब्बा हम आपके सामने रख दिए, इसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये एरिया है, क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। और एरिया वेक्टर, उसके ना डॉट प्रोडक्ट को ही बोलते हैं क्या? विद्युत फ्लक्स। वो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। मतलब क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स बराबर होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है कि ई डॉट एस बोल सकते हैं या फिर डी एस बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट सबको पता है कि भैया कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो टूटने के बाद ए बी कॉस थीटा आ जाता है। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? तो ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई एस कॉस थीटा। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? डी एस लिखे हैं। तो डी एस लिखे हैं तो नॉर्मल, मतलब छोटा सा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डी एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो एक ई फार्मूला भी याद कर लेना। ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली बिहार बोर्ड यहाँ से पूछ देता है, डायरेक्टली बिहार बोर्ड आपके सामने ऑब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन जब 2 मार्क्स में विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जो आप नोट्स डाउनलोड कीजिएगा, उस नोट्स में जो लिखा गया होगा ना अच्छा ढंग से, उसको लिखिएगा और बस ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। और एसआई यूनिट पीछे होते हैं, एसआई यूनिट इसका लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब इसके एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। अच्छा, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, यही ना होगा इसका एसआई यूनिट, या फिर वोल्ट मीटर बोल सकते हैं इसको। अच्छा, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। अब हम बोल देंगे तो मानोगे नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम अभी आपके सामने लिखे हैं
जो विद्युत फ्लक्स होता है वो ई डी एस इंटू कॉस थीटा होता है। ध्यान से समझिए, ई डी एस इंटू कॉस थीटा होता है, ये विद्युत फ्लक्स होता है। हम आपको बोल रहे हैं कि ये धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा तथा शून्य भी हो सकता है। अच्छा मान लीजिए और जो ये कॉस थीटा होता है ना, तो ये जो थीटा है, ये थीटा होता है इस दोनों के बीच का कोण। किसके बीच का? विद्युत क्षेत्र रेखा तथा एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है, ये दोनों के बीच का कोण होता है। अगर दोनों के बीच का कोण जीरो हो जाएगा, मतलब अगर थीटा जीरो हो जाए, थीटा कितना हो जाएगा भैया? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा जीरो हो जाएगा। तो जब थीटा अगर जीरो हम रख देंगे तो कॉस अगर 0 डिग्री की बात करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। तो ये फाई कितना आ गया भैया? ई इंटू डी एस आ गया। क्या ये धनात्मक आया? बच्चे बोलेंगे हाँ धनात्मक आ गया। चलो ये चीज़ समझ गया। अच्छा ऋणात्मक की बात करते हैं, पहले शून्य की बात करते हैं। हम बोले कि तुम थीटा ना 90 डिग्री रख दो, तो जब थीटा 90 डिग्री रखिएगा तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाई कितना आ गया? 0 आ गया। तो क्या शून्य आ गया? बस बोलेंगे हाँ भैया शून्य तो आ रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि धनात्मक की बात हो रही है, ऋणात्मक की बात हो रही है तथा शून्य की बात हो रही है। अगर थीटा 90 डिग्री रख दिया जाए, तो अगर थीटा 90 मतलब कॉस कितना? 0 डिग्री, तो पूरा फाई कितना हो जाएगा? अरे 0 से में गुना होगा तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया। अच्छा जब थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो सबको पता है कि निगेटिव होता है कॉस। यदि थीटा 90 से ज़्यादा होता है तो कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगर थीटा 90 से कम रहता है तो कॉस क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस अगर धनात्मक है मतलब फाई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो विद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है तथा शून्य भी होता है। ये कॉन्सेप्ट को समझ गए, इससे ऊपर भी समझ गए। इस चीज को समझते हैं। देखो निर्गत फ्लक्स का मतलब होता है ना कि किसी के पास आने वाला फ्लक्स, सॉरी किसी से बाहर जाने वाला फ्लक्स। निर्गत तो वहां से निकलने वाला, और एक होता है आगामी फ्लक्स। तो ये आगामी फ्लक्स है। आगामी फ्लक्स मतलब आने वाला फ्लक्स। तो आगामी फ्लक्स होता है ऋणात्मक और निर्गत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट बस ये है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी सबसे अगर ऑब्जेक्टिव भी हाथ बोर्ड पूछ दे तो छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो कहीं से अगर फ्लक्स निकल रहा है तो वो धनात्मक है, और कहीं पे आ रहा है तो वो क्या है? ऋणात्मक है। इतना आप याद रखिएगा, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। उसके आगे समझिए एक चीज, उसके आगे समझिए समविभव तल, या फिर इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ऐसे ये पढ़ना होता है कि इसमें आगे वाला जो चैप्टर है ना उसमें पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए समविभव तल क्या होता है कि वैसा सरफेस, जैसे मान लेते हैं कि सरफेस की हम बात कर रहे हैं, इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस के ना हर एक बिंदु पे अगर विद्युतीय विभव का मान बराबर होगा तो इसको हम बोल देंगे समविभव पृष्ठ है। मतलब समझो कि अहु कोना पे, मतलब कहीं भी, ठीक है, मान लो हम बुनका ये ले यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर भी विद्युत विभव उतना ही होगा, अगर यहाँ पर भी उतना ही होगा, अगर यहाँ पर भी उतना ही होगा, तो हम बोल देंगे कि ये जो पृष्ठ है ना, पृष्ठ वो क्या है? समविभव पृष्ठ है, या फिर समविभव तल है। मतलब ये जो तल है वो क्या है? समविभव तल है। तो समविभव तल का मतलब होता है कि उस तल के हर एक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होगा? समान होगा। सम मतलब वही होता है, समान होता है। तो वैसा तल को समविभव तल कहते हैं या फिर कहा जाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान क्या होता है? समान होता है। तो इस टॉपिक से आपको बस ये चीज ध्यान में रखना है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अब अधिकतम और न्यूनतम फ्लक्स की बात करें तो सबको पता है कि भैया अधिकतम फ्लक्स तो कितना डिग्री पर आएगा? कितना डिग्री पर? cos 0 डिग्री पे। तो जब आप cos का 0 रखिएगा, जब cos 0 रखिएगा तो cos 0 कितना होता है? cos थीटा अगर 0 डिग्री रखिएगा तो cos का मान कितना होता है? रे अब कोई बोलेगा कि हो हम कंफ्यूज कर रहे हैं, अब ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है 10वां में ये सब, तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जब cos थीटा 1 हो जाएगा तब देखो फाई बराबर क्या होता है? ई डी एस इंटू क्या होता है? cos थीटा होता है। अगर पूरा 1 हो जाएगा तो ई इंटू डी एस बच जाएगा, तो ये मैक्सिमम होता है। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं कि मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम के लिए क्या कीजिएगा? 90 डिग्री रखिएगा। तो 90 डिग्री रखने पे 0 हो जाता है, तो फाई कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मिनिमम कितना होता है? 0 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है? ई इंटू एस होता है। ठीक, तो बस विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको उतना, ऐसे तो ज़्यादा बता दिए। ये सब आपको इधर ना, ये सब जो है ना, क्या बोलते हैं, ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं। बिहार बोर्ड बस इतना ही इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, या फिर किसी सरफेस पर विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। तो बस आपको इतना ही लिखना है और बस ये फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, आप ये फोटो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, और वहीं से 2 मार्क्स आपका आता है। और बिहार बोर्ड अक्सर ये क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स से पूछता है। ठीक, तो ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जो नोट्स में अच्छा खासा लिखा गया, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि उस सतह के लंबवत, अब वहाँ पे बहुत अच्छा खासा लिखा गया हो कि विद्युत फ्लक्स का तात्पर्य यह होता है कि उस फ्लक्स से निकलने वाले, है ना, कुल एकांक क्षेत्रफल में, तो बहुत अच्छा ढंग से वहाँ पे लिखा गया हुआ। तो आपको वहाँ से नोट्स डाउनलोड करना है, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है, हिंदी हो, इंग्लिश है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं,
तो बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट के वहाँ पे PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे और वहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है पहले से ज्वाइन कर रखे, तो आप भी उसे ज्वाइन कीजिए और नोट्स का फायदा उठाइए। और इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचता है घोंसला, उसके बाद आपका जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वो खत्म हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।